हिंदुस्तान के नेता विपक्ष राहुल गांधी फंस गए हैं। एक ऐसा मजाक करके फंस गए हैं जिसकी चर्चा उनके ननिहाल इटली में भी हो रही है। राहुल के स्टेज से इटली की प्रधानमंत्री का नाम लिया गया। भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते उड़ाते राहुल गांधी के मंच से इटली की महिला प्राइम मिनिस्टर के बारे में हल्की बात कही गई। इशारों में ही एक खराब कमेंट कर दिया गया और राहुल गांधी ने उसको रोका नहीं। राहुल गांधी ने उल्टे यह कह दिया कि मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूं। अब यह बात पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, अब यह बात डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आ गई है। अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया है और कहा है कि भारत और इटली के बीच रिश्ते मजबूत हैं और डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में यह जरूरी है कि भारत इटली के साथ अपने संबंध मजबूत करे और रिस्पेक्टफुल रहे। राहुल गांधी आजकल वीडियो बनाने में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी के स्टैंड अप वीडियोस की स्क्रिप्ट पहले से तय होती है? क्या इनका मकसद कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से ज्यादा बस रील बनाना होता है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर यह करते हैं? और क्या जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा है? सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर दिल्ली की सत्ता पाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी के दुश्मन एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? और क्या इसके लिए मोदी के विरोधी देश में अराजकता और व्यवस्था फैलाना चाहते हैं? सबका नंबर आएगा। कांग्रेस के इस पोस्ट का मतलब क्या है? लिख कर ले लो, सोने नहीं देंगे। इस पोस्ट में कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? कांग्रेस किस पर केस करने की बात कह रही है? किसे जेल में डालने की धमकी दे रही है? मोदी शाह घबरा गए हैं। कांग्रेस ऐसे पोस्टर्स क्यों वायरल करा रही है? कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिमूव अमित शाह, अनइंस्टॉल अमित शाह वाला बैनर पोस्टर क्यों चिपका रही है? पिटीशन कैंपेन क्यों चला रही है? राहुल और उनकी पार्टी की सोशल मीडिया टीम अमित शाह के टर्मिनेशन वाले फर्जी पोस्टर के बहाने मोदी को क्यों टारगेट कर रही है? पोस्टरबाजी, डायलॉगबाजी तो बहाना है। दरअसल राहुल को किसी भी कीमत पर मोदी की कुर्सी को हथियाना है और इसके लिए अपने पूरे इकोसिस्टम से हर 2 लाइन में मोदी शाह कहानी में लाना है। मोदी प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री। ही इज स्लीपलेस, ही इज वरिड, द वरिड मैन। देश अब बेसब्र हो चुका है इस सरकार से। राहुल जो कह रहे हैं, राहुल की पार्टी जो कर रही है, जैसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक बड़े गेम का हिस्सा है। 19 दिन तक मॉनसून सत्र को हाईजैक करके रखना, संसद के बाहर कभी सड़क पर, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना और अब सोशल मीडिया के जरिए मोदी की इमेज को टारगेट करना, ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राहुल के इस प्लान के सेंटर में है बंटवारा, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन किया है। राहुल और उनकी पार्टी किस बंटवारे वाले प्लान पर काम कर रही है, किसे बांटना चाह रही है, डिटेल आगे देंगे। पहले योगी की कही ये बात सुनिए। अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। ये शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। ये शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में
इस रूप में हमें दी। याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके, उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश का बंटवारा हुआ था। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराती है और अब बीजेपी कह रही है कि 79 साल बाद वही कांग्रेस एक दूसरे किस्म का बंटवारा करने के फिराक में है। कांग्रेस अपने इस प्लान के तहत नरेंद्र मोदी की इमेज को टारगेट करके, मोदी को कमजोर साबित करके लोगों की सोच बदलना चाह रही है। मोदी के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में तब्दील कर बंटवारा करना चाह रही है, खासकर युवा वर्ग के बीच। कांग्रेस की पिछले 26 दिनों की टाइमलाइन चेक कर लीजिए, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाल लीजिए। मोदी पर पर्सनल अटैक्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर जोरदार हमला बोलना, ग्लोबल लीडर्स को मोदी के गले मिलने का मजाक उड़ाना, यह कोई संयोग नहीं है। यह राहुल गांधी का एक बड़ा प्रयोग है, जिसके तहत राहुल मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को, मोदी की स्टेट्समैन वाली छवि को धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं। ये राहुल का 2029 वाला लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसकी मदद से राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनकॉम्पिटेंट, डिस्कनेक्टेड और वल्नरेबल दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो, वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। और कल का दृश्य इस मामले में भी महत्वपूर्ण है। ये दो लोग गले मिल रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद। एक वो संदीप दीक्षित, जिन्होंने ये बोला था कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और दूसरे वो राहुल गांधी, जिन्होंने जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों का समर्थन किया था। देश की जनता को समझना चाहिए कि ये दो लोग, जो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाला और एक भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों का समर्थन करने वाला, मिलकर मां भारती के उस सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी अभद्र गालियां बक रहे हैं
कि लगता है कि अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। जो कुछ राहुल गांधी ने बोला है उससे एक बातें और समझ में आ रही हैं कि अब ये उनकी उद्दंडता विक्षिप्तता में बदलती जा रही है। यह भी बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि वो अब कुछ अपना संतुलन खोते चले जा रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद वो गालीबाजी और गालीबाजी की रीलबाजी करने वाले कॉमेडियंस के साथ अपना कंपटीशन कर रहे हैं। आज देश को यह तय करना है कि जो कुछ राहुल गांधी ने किया है ये किसी कुंठित, विक्षिप्त और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए पक्की दाढ़ी वाले चिर व्याकुल नौजवान की बचकानी हरकत है या सीमा पार के तारों से जुड़े हुए किसी व्यवस्थित षड्यंत्र के माध्यम बने हुए किसी व्यक्ति की शैतानी हरकत है। प्रधानमंत्री की इमेज को टारगेट करने वाली राहुल की बाल नरेंद्र, टेडी बॉय और हग डिप्लोमेसी वाली स्क्रिप्ट इसीलिए रेडी की गई है। अगले कुछ महीनों में और 2029 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर कांग्रेस इस प्लान को और तेज करने वाली है। कांग्रेस को लगता है कि हाल के विवादों और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की छवि हिला दी है। विपक्ष ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी को कमजोर साबित करके बीजेपी को पीछे धकेला जा सकता है। राहुल को ऐसा लगता है कि मोदी की इमेज को चोट पहुंचाकर वो युवा वर्ग का वोट बटोर सकते हैं, मगर क्या सच में ऐसा है? जवाब है नहीं। नीट पेपर लीक केस और जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद आए एक सर्वे में पता चलता है कि इस वक्त भी देश के करीब 40% युवाओं में नरेंद्र मोदी ही सबसे लोकप्रिय नेता हैं। रही बात युवाओं के वोटिंग पैटर्न की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को युवाओं का लगभग 46% वोट मिला। इसमें बीजेपी को 39% और एनडीए के सहयोगियों को 7% यूथ के वोट मिले। तब इंडिया अलायंस को युवाओं का लगभग 33% वोट मिला। इसमें कांग्रेस को 21% और इंडी के बाकी दलों को 12% यूथ का वोट मिला। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस के युवा वोटर सपोर्ट बेस में 18% का गैप था। मोदी ने यहां भी यूथ के बीच लीड ले रखी थी। यानी अगर राहुल को यह लगता है कि मोदी पर पर्सनल अटैक करके वो देश के जेन जी के बीच मोदी की लोकप्रियता कम कर देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, इसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। चाटुकारों में न देश की संस्कृति का ज्ञान है, न राहुल गांधी जी को देश की संस्कृति का ज्ञान है, न संस्कारों का उनको भान है, न देश के प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसका एहसास है। ये लोग केवल और केवल अमर्यादित बयानबाजी करना जानते हैं। जब व्यक्ति के पास नीति भी नहीं बचती है, नियत भी नहीं बचती है और मुद्दों का अकाल पड़ जाता है, तो वो इसी तरह की गाली गलौज और अभद्रता पर उतर जाता है भाइयों बहनों। और जब हार स्पष्ट दिखाई देने लगती है तो उसकी बौखलाहट बाहर आने लगती है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप याद रखिए, देश की जनता आपके शब्द भी देख रही है, आपके संस्कार भी देख रही है और आपकी जो कुंठित होती हुई ये सोच है उस सोच को भी देख रही है। 2014 में बीजेपी को 34% जेन जी का वोट मिला, 2019 में 41% और 2024 में 39% जेन जी वोटर्स ने मोदी के नाम पर वोट दिया। जेन जी का मोदी के नाम पर वोट करने की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि और मजबूत नेतृत्व है। इसके अलावा राष्ट्रवाद, हिंदू पहचान और दुनिया भर के देशों में मजबूत होती छवि भी जेन जी को मोदी की लीडरशिप के प्रति आकर्षित करता है।
2029 तक जेन जी वोटिंग एज में बहुत बड़ी संख्या में होंगे, करीब 36 करोड़ के आसपास होंगे, जो 2029 का सबसे बड़ा स्विंग वोट बन सकता है। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, तभी उनकी पार्टी दिन रात सुबह शाम मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी कर रही है, अनाप शनाप लिख रही है। छी कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था, और ये फ्रस्ट्रेशन में है। ये तो जिसके गले पड़ेंगे वो तो बाप बाप कर गया पूरा देश। जब लोकसभा में किस आए थे ऐसे जोकर की तरह, अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से उनका मानसिकता ये हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको एक नाटक मंडली कल जो कर रहे थे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से, वो भी महिला, अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते। लिहाज करे क्या, संस्कार ही नहीं है तो लिहाज क्या करे। कांग्रेस का 26 दिनों से अमित शाह पर अटैक करना सिर्फ एक बहाना है। नरेंद्र मोदी ही असली निशाना है। योगी ने आज देश के युवाओं को, खासकर जेन जी को, इस इकोसिस्टम से सावधान रहने को कहा है। विपक्ष के बहकावे में आकर बंटने को नहीं, एकजुट रहने को कहा है, क्योंकि अगर बंट गए तो फिर कट गए। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी खिला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। राहुल गांधी का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में संदीप दीक्षित को गले लगाकर मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाना और फिर संदीप दीक्षित का इटली की प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, यह ना तो कोई स्लिप ऑफ टंग था और ना ही एक दिन ट्रेंड कराने वाली स्क्रिप्ट थी। क्योंकि राहुल ने जो कल किया, कांग्रेस आज भी उसी का रिपीट टेलीकास्ट कर रही है। मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाकर प्रधानमंत्री की इमेज को टारगेट कर रही है। लेकिन ऐसा करके राहुल फंस गए, क्योंकि हक डिप्लोमेसी तो इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं, राजीव गांधी भी कर चुके हैं, मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। रही बात राहुल गांधी की, जो मोदी की हक डिप्लोमेसी को भारत की विदेश नीति का फेल्योर बता रहे हैं, उन्हीं राहुल ने यूपीए की सरकार के समय सीआईआई के एक कार्यक्रम में स्टेज पर खड़े होकर हाथ में माइक पकड़कर बताया था कि भारत कैसे अपनी ताकत दूसरे देश को गले लगाकर दिखाता है। आज राहुल को खुद अपनी कही ये बात गौर से सुन लेनी चाहिए। So Chinese Prime Minister's secretary came up to me in one of these talks and she says to me, tell me, Mr. Gandhi, why is it that everyone worries about China and nobody worries about India? So I said, well, why don't you tell me? And she says, Mr. Gandhi, because China is more powerful than India. I said, that's interesting. I said, show me your hand. Sorry, I'm going to have to do this. I said, show me your hand. I said, you see, this is how China applies power. When I apply power like this, he feels it. He understands it. And he says, hey, you're holding my hand. You're pressing me down. Now, this is how India applies power. Hold this. Very true. Very true. Very true. यानी जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो खुद भी यूपीए के टाइम में इसी हक डिप्लोमेसी की वकालत कर चुके हैं।
इसी से समझ में आता है कि राहुल और उनकी पार्टी इस वक्त जो कुछ भी कर रही है वो शुद्ध रूप से मोदी की इमेज को टारगेट करने वाला है। कई बार मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, सचमुच में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को कलंकित करने का पाप कर रहे हैं। जिस ढंग से मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया, ये विषय नहीं था आज का, लेकिन जिस ढंग से हमने देखा नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कि किसी को गले लगा रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो उसी पार्टी का वो ये कह रहा है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए गलत तरह की भाषा बोल रहा है, ये पूरी दुनिया की माताओं और बहनों का अपमान है। लेकिन राहुल की ये गलती अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है और इतिहास इसका गवाह है। साल 2007 से लेकर अब तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने जब जब नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, उन्हें उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा है। कांग्रेस के चौकीदार चोर है और चाय वाला जैसे तानों ने मोदी को 2014 में भी जीत दिलाई, 19 में भी जीत दिलाई, 24 में भी मोदी ही आए और आगे भी यही होने का अंदेशा है। राहुल इस गलतफहमी में बैठे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके उनकी छवि तोड़ दी है। सच्चाई ये है कि राहुल अपनी इस गलती से नरेंद्र मोदी की छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर चुके हैं, एक और सेल्फ गोल कर चुके हैं।